आप सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, यूपीपीएससी से जुड़े हुए प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभ्युदय कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आज से आपकी कक्षाएं लाइव रूप में प्रारंभ होंगी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रयास करूंगा कि जो यूपीएससी, यूपीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका विश्लेषण अच्छी तरह से कर सकूं, और ये प्रक्रिया कितनी सफल हो पाती है ये लोग आप स्वयं सुनिश्चित करेंगे। तो काफ़ी देर भी हो चुका है जुड़ने में, मैं शुरुआत कर रहा हूं। आपको चलिए प्रश्नों का विश्लेषण हम शुरू कर रहे हैं। सर ज्वाइन होगा अब चालू हो गया है। हाँ ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना, बुल्गारिया सोफिया, स्विट्जरलैंड बर्न, पोलैंड लिस्बन। ओके, चलिए पहले प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजना शुरू कर दीजिए। अभी तक उत्तर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, शायद में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, बुल्गारिया की सोफिया है, स्विट्जरलैंड की बर्न है, पोलैंड की लिस्बन नहीं है, पोलैंड की राजधानी है वार्सा। ठीक है, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ओके, तो ये पहले प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका डी। ओके, डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है ना? आप सभी जो प्रतियोगी छात्र जुड़े हुए हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में कुछ अंकित करें। आपको आवाज और स्क्रीन दोनों सही दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है? अरल सागर, काला सागर, बैकाल झील। इन तीनों में से कौन सा सागर या झील मानवीय क्रियाकलापों के कारण पिछले कुछ दशकों में सूख गया है और समाप्ति के कगार पर है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। केवल एक अरल सागर, 2 या 3 काला सागर बैकाल झील, केवल 2 या 1 और 3। चलिए बच्चे तो जुड़ गए हैं लेकिन अभी कोई चैट नहीं कर रहा है। हाँ चलिए, चलिए ऋतिक सी बता रहे हैं, हर्षित सी, हर्षित डी। हाँ सर, कमेंट बॉक्स में आप शुरू कीजिए। हाँ डी चल नहीं रहा, ठीक ठीक। ओके, हर्षित बता रहे हैं डी, 1 और 3 अरल सागर और बैकाल झील। चलिए शुरुआत हो गई है, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। निधि बता रही है डी, मीना शुक्ला डी। चलिए डी, नेहा डी। चलिए मैं बता रहा हूं, ये आपका विकल्प केवल ए सही है, अरल सागर।
अरल सागर वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये बिल्कुल सूखने के कगार पर है और ये समाप्ति के कगार पर भी हो चुका है। अगली स्लाइड में हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनकी सीमा पर यह स्थित है अरल सागर। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे की तरफ उज्बेकिस्तान है। तो इन दोनों की सीमाओं के बीच में ये अरल सागर स्थित है। 1960 के दशक तक अरल सागर में कोई समस्या नहीं थी, पर्याप्त पानी की मात्रा थी। लेकिन 1960 के पश्चात में उज्बेकिस्तान सरकार ने दो नदियां मुख्य रूप से, एक आमू दरिया और एक सीर दरिया, ये दोनों नदियां आकर के अरल सागर में नीचे से ऊपर की तरफ गिरती थी। अरल सागर का ये है आपका मैप, तो यहाँ पर गिरती थी। तो उन्होंने अपने यहाँ कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, विशेषकर कपास की फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए आमू दरिया और सीर दरिया पर कई डैम बनाए और उन डैम के जरिए नहरें निकाली और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है सिंचाई का प्रसार किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अरल सागर में जो पानी इन नदियों के माध्यम से पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाया और यह सागर धीरे धीरे सूखने लगा। चूँकि आपने शायद में पढ़ा होगा या नहीं जानते होंगे, उज्बेकिस्तान का लगभग 80% भाग ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा डिजर्ट एरिया है दक्षिण का, और उस डिजर्ट एरिया को हरी भरी करने के लिए इस अरल सागर को कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया गया। तो मैं और कुछ इससे संबंधित चीज़ बता दे रहा हूँ। 2008 में कजाकिस्तान सरकार ने एक प्रयास किया था। इन्होंने अपने डैम प्रोजेक्ट के जरिए अरल सागर में पानी डाला था, लेकिन वो कुछ समय अवधि तक उस सागर में पानी रहा। उसके बाद में फिर वही पुनरावृत्ति चालू हो गई कम पानी की मात्रा के कारण। दूसरा कारण अरल सागर के सूखने का ये बताया जाता है, जो इस क्षेत्र में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्लेशियर का विस्तार था, वो ग्लेशियर धीरे धीरे समाप्त हो गए, यानी उसमें भी हिम का जमाव कम हुआ और उससे भी पानी कम प्राप्त हुआ। इस कारण से भी अरल सागर बिल्कुल सूख अवस्था में आ गया। अब सूखी अवस्था में आ गया, लेकिन उज्बेकिस्तान वगैरह में कपास की फसल बहुत ज़्यादा होने लगी और एक कपास निर्यातक देश भी प्रमुख रूप से बन गया। ओके, एक विश्वविद्यालय है यहाँ पर कराकलपाक, वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स और जो भी पर्यावरणविद हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने इस अरल सागर के आसपास का जो रेगिस्तानी भाग है सूखने के कारण, उस पर वृक्षारोपण का अभियान चालू किया है ताकि भविष्य में इस पर कम से कम कुछ हरियाली हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। प्रश्न है तीसरा, ध्यान से पढ़िएगा। कापरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टालमी ने होलियोसेंट्रिक अवधारणा का विकास किया। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड के रूप में था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए अनूप सी, क्वेश्चन नंबर भी आप डाल दीजिए क्योंकि आपके जो ऑप्शन हैं वो देर में पहुंचते हैं, तो आप प्रश्न संख्या लिख करके तब विकल्प दीजिए। अनूप पांडे सी, मीना शुक्ला डी, आसिया सी, अनूप सी, चलिए अनूप तीसरे के सी, यानी कथन 1, 3 और 4। सी, चलिए आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। सी विकल्प आपके सही हैं। कापरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। कापरनिकस ने 1543 ईस्वी के आसपास अपना सूर्य केंद्रित यानी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का विकास किया था। टालमी ने होलियोसेंट्रिक नहीं बल्कि इन्होंने जियोसेंट्रिक यानी भू केंद्रित अवधारणा, टालमी की जो अवधारणा थी वो थी भू केंद्रित अवधारणा।
ठीक है, इन्होंने टालमी ने बताया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य ग्रह और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये गलत है, विकल्प दूसरा ये जो है गलत है आपका। तीसरा, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया, ये बिल्कुल सही है। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्मपिंड के रूप में था, ये भी विकल्प आपका सही है। यानी कथन 1, 3 और 4 ये विकल्प आपके सही हैं, कथन 1, 3 और 4। ओके, तो आपका टालमी वाला गलत है, टालमी ने जियोसेंट्रिक, हालांकि कोपरनिकस ने 1553 के आसपास ये होलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था, लेकिन इनसे पूर्व भी हमारे एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था बाराहमिहिर। इन्होंने 1000 वर्ष पूर्व, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दे दिया था, होलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को दे दिया था और बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ओके, तो आपका तीसरे का सी सही है। ओके, आगे की तरफ हम चल रहे हैं। नंबर 4, बहुत ही शीघ्र कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलती हैं। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समीप स्थित है। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए 27 से 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता उत्तम मानी जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए। डी, नेहा डी, चलिए डी आंसर आने लगा है। आसिया डी, ओके, डी आंसर आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोग लगा रहे हैं डी आंसर। ठीक है, डी विकल्प आपका सही है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलती है, यह स्टेटमेंट आपका सही है। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समीप स्थित है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, निधि पांडे डी। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लवणता, 27 से 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में लवणता की उत्तम मात्रा मानी जाती है। आपकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ओके, हाँ सर, दिखाई तो दे रहा है, मैं भी मोबाइल लिए हूँ और उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है लगभग। ठीक है, हम प्रयास करते हैं जूम करने के लिए। आप लोग भी जूम करके देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका डी विकल्प सही है। मैं बता दूं आपको, जो कोरल रीफ है, मूंगे की चट्टानें जो हैं, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 180 से 250 फीट की गहराई पर केवल कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, महाद्वीपीय मगध तट के पास में ही इनका विकास होता है। टेम्परेचर लगभग 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड अवश्य होना चाहिए, 18 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श स्थिति रहती है। ना बहुत साफ पानी, ना बहुत गंदा पानी होना चाहिए, एक सामान्य जल की स्थिति होनी चाहिए। और इनके लिए जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है और समुद्री कचरे का निस्तारण है, अगर ये सब समुद्र में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये प्रवाल कीट मर जाते हैं। ओके, तो ये सब प्रवाल भित्तियों के विकास के आदर्श दशाएं हैं। अगला प्रश्न है, इसको मैं अभी अगली स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग की तरफ है। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की देखें तो यहाँ पर ये ग्रेट बैरियर रीफ का लोकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, इसका वास्तविक चित्र है ग्रेट बैरियर रीफ का। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में जो क्वींसलैंड प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, उसके तटवर्ती क्षेत्र पर ये रीफ स्थित है। लगभग 2300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, तो अगला प्रश्न है 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फुलरडा की धारा, कनारी की धारा, अगलुघास की धारा और क्यूराइल की धारा। जल्दी बताइए। 5वें का सी। ठीक है, मीना शुक्ला डी, निधि पांडे सी, ठीक है,
सी आंसर बता रही है, अगलुहास की धारा। ठीक है, आपका पचवें का सी सही है। ठीक है, अगलुहास की धारा हिंद महासागर से संबंधित है, बाकी धाराएं अन्य से हैं। जैसे फ्लोरिडा की धारा है, तो फ्लोरिडा की धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से है, गल्फ स्ट्रीम का शुरुआत ही फ्लोरिडा की धारा से होता है। कनारी की धारा ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। क्यूराइल की धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां पर विषुवत रेखा है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ऐसे आती है मैक्सिको की खाड़ी में, और यहां पर फ्लोरिडा के पास में जब पहुंचती है तो यहां से ये चलती है हैटरेस अंतरीप तक। गल्फ स्ट्रीम की जो शाखा है वो मुख्य रूप से आपकी फ्लोरिडा से लेकर के हैटरेस अंतरीप तक, इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। हैटरेस अंतरीप से लेकर के ग्रांड बैंक तक ये गल्फ स्ट्रीम की मेन ब्रांच होती है, और इसके बाद में उत्तरी यूरोपियन तट तक जो चली जाती है उसको उत्तरी पूर्वी अटलांटिक धारा कहते हैं। कुल मिलाकर के मैक्सिको की खाड़ी से लेकर के उत्तरी पूर्वी यूरोपियन तट तक इस पूरे संयुक्त स्वरूप को गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। लेकिन ये 3 शाखाओं में चलती है, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की मेन ब्रांच और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक धारा। यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड के पास में पछुआ हवाओं के कारण एक धारा ऐसे पूरब की तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ पर कनारी द्वीप से होकर के ऐसे दक्षिण में चली जाती है। इसको हम कहते हैं कनारी की धारा। ओके, तो ये आपका फ्लोरिडा की धारा हो गया और ये कनारी की धारा हो गया। ठीक है, बाकी एक धारा का और नाम हमने बताया था, अगलुहास की धारा। अगलुहास की धारा आपकी हिंद महासागर से है, ये यहाँ पर विषुवत रेखा होगी। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा व्यापारिक हवाओं के कारण अफ्रीका तट से टकराती है, फिर दक्षिण की तरफ आती है, मेडागास्कर के उत्तर में टकरा करके एक शाखा पूरब की तरफ चली जाती है, और एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर के आती है। दोनों लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में आपस में मिलती हैं, और यहीं से जन्म होता है अगलुहास की धारा। कुछ दूरी तक चलती है और फिर पछुआ हवाओं के कारण ये पूरब की तरफ चली जाती है। तो यहां पर आपका होगा ये अगलुहास की धारा। ओके, एक था विकल्प में आपकी क्यूराइल की धारा, तो यहां बेरिंग सागर से चलती है, ठंडी जल धारा है और जापान तट तक आती है, इसको हम क्यूराइल की धारा के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये आपका फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा, अगलुहास की धारा और ये क्यूराइल की धारा। आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है, सारगैसो सागर, ओके, आपको बताना है कि किस सागर में सारगैसो सागर है, यानी सागर में सागर इसको कहते हैं, सारगैसो सागर। चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालकर तुरंत टाइप कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, बी सही है, डी सही है। स्पीड थोड़ी धीमी हमें लग रही है, क्या कारण है? चलिए ठीक है। चलिए 6 का डी आंसर आने लगा है। रोहित राजपूत डी, निधि पांडे डी। बेटा स्पीड थोड़ी सी डी है, धीमी है, ठीक है। बड़ेलाल तिवारी डी, अनूप पांडे डी। चलिए, लगभग सब लोग डी डी कह रहे हैं। सारगैसो का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है, राइट आंसर है। ठीक है, सारगैसो का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। ओके, यही तो था। चलिए, आपको मैं बता दूं, सारगैसो सागर यहां पर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और ये गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और फिर यहां पर गल्फ स्ट्रीम की धारा और ये कनारी की धारा। ठीक है, इनका एक चक्राकार मार्ग अटलांटिक ओशियन में बन जाता है।
जिससे बाहरी जल का प्रवेश इस क्षेत्र में नहीं हो पाता है। और यहाँ पर एक सारगैसम नामक घास उगती है, सारगैसम नामक घास उगती है, इसी के नाम पर इसको सारगैसो सागर कहते हैं। तो सारगैसो सागर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यहाँ पर इन धाराओं का एक चक्राकार मार्ग बन जाता है, एक चक्रगति बन जाती है, और इसी के बीच में एक जड़ विहीन जो वनस्पति उगती है, उसका नाम सारगैसम है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। उसी के आधार पर इसको सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। इसका जो गायर बनता है वो मैक्सिको की खाड़ी की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सतवां है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनीसिया। दोनों देख लीजिए, 7वें का आंसर आप लोग भेजिए। चलिए, रोहित डी वहीं पर रुका हुआ है। चलते रहिए। चलिए, तो इसमें जो है अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया, इन तीनों की सीमाएं भूमध्य सागर से मिलती हैं और चाड की जो है नहीं मिलती है। आपका विकल्प बी जो है सही है। चल नहीं रहा भैया, चाड इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा 3 से भिन्न है? ये निम्नलिखित में से कौन सी धारा 3 से अलग है? बेंगुला की धारा, कनारी की धारा, अगलुहास की धारा और ब्राजील की धारा। 8वां, इसका विकल्प भेजिए आप लोग। तो बेंगुला की धारा, कनारी की धारा और ब्राजील की धारा, ये तीनों आपके अटलांटिक महासागर में हैं, और अभी आपने देखा था कि अगलुहास की धारा हिंद महासागर में है। तो 8वें का सी विकल्प आपका सही है। 8वें का सी विकल्प अगलुहास की धारा आपका सही है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का, यहां पर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब अफ्रीकी देश हैं जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं, चाड की नहीं लग रही हैं। ओके, आगे मैं चल रहा हूं। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाए जाने वाला झील या सागर कौन सा है? मृत सागर, लाल सागर, वान झील, कैस्पियन सागर। आप लोग बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाल दीजिए, उस पर फास्ट आएगा। जो इग्नाइट, इस पर बहुत देरी में आ रहा है। हाँ चलिए, शुरुआत हो गई आप लोगों की। ठीक है, 7 का डी, 6 का डी, हाँ 7 का डी, 9 का ए। ठीक है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर बता रहे हैं। आसिया 7 का सी, 7 का डी। चलिए, धनलाल 9 का ए। चलिए मैं बता दे रहा हूं, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाए जाने वाला सागर है आपका वान झील। ठीक है, देखो ये चल नहीं रहा है, पेन नहीं चल रही है। वान झील विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है।
चूँकि आप जानते हैं कि वान झील टर्की में पड़ता है, इसमें 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में सागरीय लवणता पाई जाती है। उसके बाद में आता है आपका मृत सागर। मृत सागर में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में लवणता पाई जाती है। उसके बाद में तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में लवणता पाई जाती है। तो इसका आपका विकल्प सी सही है, वान झील। चल रहा है। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वृहद ज्वार भाटा की स्थिति क्या हो सकती है? सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की समकोणीय स्थिति, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सरल रेखा में स्थिति, अत्यधिक तीव्रता की गति से भूकंप। चलिए चलते हैं, वैसे विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन ठीक है। दूसरे विकल्प से हम चल रहे हैं। हाँ, तो वृहद ज्वार भाटा की स्थिति क्या हो सकती है? ठीक है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की समकोणीय स्थिति, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में स्थिति, ठीक है, अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आने से, अत्यधिक तीव्र गति से हवाओं के चलने से। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सरल रेखा में स्थिति। इससे जो है 10वें का बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। रितु मिश्रा, मीना, निधि, सब लोगों ने भी बताया। अनूप पांडे बी, रितु मिश्रा 11वां का सी। ठीक है, अभी 11 बेटा आ रहे हैं, 10वां पहले चालू कीजिए, एक एक क्रम में चलिए। मैं आपके उसको देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पीड धीमी है। तो आपका सी सही, बी सही है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। मैं बता दूं, जैसे ये मान लीजिए सन है और ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है, तो ये तीनों एक सिधाई में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के जो ज्वारीय शक्तियां होती हैं एक साथ काम करती हैं और पृथ्वी के धरातल का जल ज्यादा मात्रा में खिंच जाता है। इस कारण से वृहद ज्वार आता है। लेकिन जब इनकी स्थिति समकोणीय होती है, यानी चंद्रमा यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, मून यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, तब स्थिति विषम हो जाती है, तब लघु ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार में 15 से 20% ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है और लघु ज्वार में नीची हो जाती है। ओके, 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, नाइजर नदी, नील नदी, अमेजन नदी। 10वां का ए, निधि पांडे ए, अंजलि राणा ए, ठीक है, रितु मिश्रा ए, ठीक है बेटा, ए सही है, बड़े लाल तिवारी ए।